हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल मैथ। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो कि एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। वैसे तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ध्यान रखिएगा, जो हम डेरिवेशन कराएंगे ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा जा चुका है। आप प्रयोग करके देखेंगे जब दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी ही होती है। लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, इसको आज हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले चलते हैं, एक बना लेते हैं दर्पण। ठीक, तो जो दर्पण होता है उसमें दो प्रकार के दर्पण, तीन होते हैं, एक उत्तल, एक अवतल, एक समतल। लेकिन स्फेरिकल में केवल दो आते हैं। कौन कौन से? कन्वेक्स और एक कनकेव मिरर। तो दर्पण में देखा गया है कि जो अवतल दर्पण होता है उससे डेरिवेशन जो है बहुत इजीली हो जाते हैं। एक तो डेरिवेशन ये होगा एफ इज इक्वल आर बाई टू, अभी हम प्रूव कराएंगे जो। और एक होता है यू वी एफ। इन तीनों में संबंध, यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और एफ मतलब फोकस दूरी। इनमें एक संबंध आता है जो कि हाई स्कूल में बहुत कम पूछता है, इंटर में ज्यादा पूछता है। तो ये डेरिवेशन भी अवतल दर्पण के अकॉर्डिंग अवतल दर्पण से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली प्रूव हो जाता है, और बच्चों को अवतल दर्पण से अच्छे समझ में आ जाता है। तो और वैसे अगर आप कहेंगे कमेंट में है तो इसके लिए उत्तल दर्पण से भी, कन्वेक्स मिरर से भी प्रूव कर देंगे दोनों को। तो चलिए चलते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो इसके लिए बनाते हैं एक हम लोग अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में पालिफ जो होती है, जो पेंट होता है, वो कहाँ होता है? उभरे हुए तल पर। इसका नाम क्या रख दें हम लोग? M1, M2। चलिए, तो इसमें एक हम खींच लेते हैं बढ़िया से। ये है क्या? मुख्य अक्ष। ये क्या है? ध्रुव। और हम मान लेते हैं कि इसमें वस्तु जो है अनंत पे रखी है। वैसे भी वस्तु चाहे जहां रखी हो, आप देखे थे पहली किरण कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम इसमें केवल एक किरण लेंगे, बस। कितने? एक किरण। चलिए, तो एक किरण हम लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये गई। ठीक, पहले में इसमें दिखा देते हैं वक्रता केंद्र और फोकस। तो ये जो है इसका, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका है मुख्य फोकस। चलिए, तो अगर कोई किरण मुख्य समांतर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से। तो यहाँ पे जो किरण है ये कहां से निकल गई? मुख्य फोकस। ये चलिए, अब जो है एक हम डाल देते हैं लंब। लंब मतलब क्या? अभिलंब। लंब मतलब यहाँ पे अभिलंब होगा। अभिलंब मतलब कि ऐसा रेखा जो कि दर्पण पर लंबवत हो। दर्पण पे क्या हो? लंबवत। तो अगर आपको अभिलंब डालना हो गोली दर्पण में, तो अभिलंब वक्रता केंद्र से ही डाला जाएगा। कहां से? वक्रता केंद्र से। अगर आप वक्रता केंद्र से दर्पण पे अभिलंब नहीं डालोगे तो आप परपेंडिकुलर अर्थात अभिलंब नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल दर्पण से नहीं बनाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देते हैं, अभिलंब। ये हो गया, ये क्या है? अभिलंब। और इसका हम नाम रख देते हैं, ये है ए, ये है बे, और ये है, इसको डी कर दें क्या? चलिए ठीक, सी तो यही है। तो ए बी सी डी एफ पी इतना है। अब देखिए, सुनिए, चलिए, ये अभिलंब है नॉर्मल, ऐसे लिख दे रहे हैं हम। ये इंसिडेंट रे है, आप जानते ही हैं, क्या फालतू लिखे हैं। देखिए सुनिए, समझ लीजिए, अगर आपको लिखना हो तो ले लीजिएगा। इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्ट रे, मतलब परावर्तित किरण। और ये आपका है अभिलंब। अभिलंब यहाँ पे बीसी है। अब आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को किसे दिखाते हैं? आई से। तो यहाँ लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। और ये जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे आर
और एक ये भी एंगल देखिए बन रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेंगे? अल्फा। अब आगे सुनिए क्या करते हैं। आप सुनिए, रिफ्लेक्शन के लॉ में हम बताए थे आपको कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब डेरिवेशन शुरू करने चल रहे हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता, पहले हम रिफ्लेक्शन लॉ से उठाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से टॉपिक। पहले इसको आप फिगर बना करके इसमें लिखें। क्या फिगर कैसे बनाए, इसको भी लिखना पड़ेगा ना बोर्ड में। तो इसमें लिखेंगे फिगर बना करके, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्रित फोकस F है। AB आपतित किरण है, EB ध्यान रखिएगा, EB परावर्तित किरण है, I आपतन कोण है, R परावर्तन कोण है, BC अभिलंब है। इतना लिखने के बाद अब हम चलते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में पहले हम लेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन लॉ। तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम से, ठीक। परावर्तन का नियम क्या बोलता है? परावर्तन का नियम बोलता है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। तो यहां लिख दीजिए कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। अब आगे सुनिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण कब होगा? जब दो समांतर रेखाएं होंगी और बीच से कोई भी एक रेखा खींचने पर टेढ़ी रेखा हो तो जेड बन जाए। देखिए यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऐसे 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 जेड हो गया है। क्या हो गया है? जेड, इंग्लिश का जेड। तो जेड बने, जान लीजिए कि ये एंगल ये वाला और ये एंगल जो है ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। चलिए, तो इसका मतलब एकांतर कोण जो होते हैं, आपने रेखागणित पढ़ा होगा, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर, इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहां लिखिए, चूंकि एंगल आई क्या बोलेंगे? एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी एंड ये एंगल क्या बोलेंगे? बी सी एफ या एफ सी भी, चाहे जो लिखो, एंगल एफ सी बी ही लिख देते हैं। चलिए, इज अल्टरनेट एंगल। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि कोण एबीसी और कोण एफसी भी, ये कोण का चिन्ह है, एकांतर कोण है, इतना लिखना आपको। चलिए, अब जब एकांतर कोण है तो ये एंगल आई और एंगल अल्फा आपस में इक्वल होंगे, इसलिए एंगल आई इज इक्वल एंगल अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं एंगल आई इसके इक्वल भी है, आर के भी, और एंगल आई अल्फा के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या कि एंगल आर एंगल अल्फा के इक्वल भी होगा। क्या? एंगल आर एंगल अल्फा के इक्वल भी होगा। जैसे एक मान लीजिए मेजर है, उसके पास दो सैनिक हैं, एक आर और एक अल्फा। एक आर है और एक अल्फा, और दोनों को समान विश्वास करता है, दोनों पे समान विश्वास करता है। कह रहा ना, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल एंगल अल्फा। तो उसको किसी मिशन में भेजना है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को, तो चाहे वह आर को भेज चाहे अल्फा, दोनों उसके लिए बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, एंगल आई एंगल अल्फा के भी इक्वल है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल आर इक्वल एंगल अल्फा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ इसकी हिंदी होगी, एंगल आर इज इक्वल एंगल अल्फा। ठीक, ये हो गया, एंगल आर जो है एंगल अल्फा हो गया। इसका मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। अब जब किसी त्रिभुज के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो एंगल, दो भुजाएं और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल आर एंगल अल्फा के इक्वल होगा। तो ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, ये जो दिख रहा है आपको CFB, CFB ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। क्यों, क्योंकि इसमें इसके दो कोण क्या है आपस में इक्वल। तो यहां लिखेंगे अर्थात त्रिभुज BCF कर दीजिए, BFC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जो BCF है ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब सुनिए, अब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसके दो साइड जो हैं आपस में इक्वल होंगे, तो भुजा इक्वल। तो आपको दिख रहा है कि ये जो भुजा लंबी है, तो इसका मतलब ये तो इक्वल होगी नहीं, इसमें से कोई ये इक्वल होंगे नहीं, ये और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। थोड़ा अगर ध्यान दीजिए तो अगर हम मुख्य अगर इसको थोड़ा और नीचे लाएं, जो किरण है तो ज्यादा ऊपर हो गई है ये वाली, ठीक है, ये जो किरण है ये ज्यादा ऊपर हो गई। आप कह लीजिए सही फिगर अगर बनाएंगे पेंसिल वगैरह से तो ये लगेगा कि ये और ये आपस में इक्वल ही हैं। ध्यान रखिएगा, ये और ये आपस में इक्वल ही हैं। आप गोला प्रकार से सही बनाएंगे अगर दर्पण, और उसका वक्रता केंद्र का जैसे गोला प्रकार, सुनिए गोला प्रकार से आप बनाए इसको ऐसे, तो जहां पे गोले की नोक होगी उसको वक्रता केंद्र मानिएगा, और उसके जब बीच में मुख्य फोकस, तब अगर आप जब किरण भेजेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि CF और FB लगभग इक्वल ही हैं। अभी आपको इस फिगर में कम लग रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप अगर सही फिगर बनाएंगे तो CF और FB इक्वल ही लगेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। और अब आगे चलते हैं हम लोग। तो एंगल जो BFC है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो साइड इक्वल होते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए CF जो है ये लगभग बराबर होगा किसके, FB के, किसके, FB के, ठीक। या ऐसा करिए कि बराबर होगा, लगभग मत करिए, CF जो है ये FB के बराबर होगा ही, जरूर होगा, ठीक है। आप सुनिए, हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक मानना पड़ेगा, अधिकतर डेरिवेशन करने में माना जाता है। तो मान लेते हैं कि जो FB है, जो FB है ये लगभग FP के इक्वल है। FB लगभग FP क्या है, इक्वल। आपको देखने में ऐसा लग नहीं रहा होगा, बताएंगे फिर कि सही से बनाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको। तो अगर हम माने कि दर्पण जो है बहुत छोटा है, दर्पण जो है बहुत छोटा है, तब FB जो है FP के इक्वल होगा। फिर कह रहे हैं सही बनाएंगे तो आपको ये फील होगा कि ये इसके इक्वल है, ठीक। तो यदि दर्पण बहुत छोटा हो, बहुत क्या हो, छोटा हो, यदि दर्पण बहुत छोटा हो तो क्या होगा, अगर दर्पण छोटा होगा तो क्या होगा, सुनिए, FB FP के लगभग इक्वल हो जाएगा। FB नियर अबाउट FB, मतलब ये लगभग का चिन्ह है, लगभग बराबर का ये चिन्ह है, ठीक। सही से बनता भी नहीं, ये भी हमसे बना लीजिएगा आप लोग। अब सुनिए आगे, FB FP यहाँ होगा, FP क्या है, इक्वल। अब सुनिए आगे, जब FB FP के इक्वल है तो आप जानते हैं कि FB और किसके इक्वल है, CF के। यहाँ पे लिखा गया है CF इज इक्वल FB। तो इसलिए तब FB जो है, सॉरी, FB के स्थान पे हम CF भी लिख सकते हैं, अर्थात CF भी लगभग FP के इक्वल ही होगा। क्या लिखेंगे, CF नियर अबाउट FP, ये सब आपस में क्या है, इक्वल, लगभग क्या है, बराबर है। इनकी जो भुजाएं ये और यानी ये, इसका कहने मतलब ये है कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल। चलिए अब आगे देखिए,
जब CF FP के इक्वल है तो अब यहां लिखेंगे, अब CP अगर लिखना हमें, लिखिए ध्यान दीजिए, CP जो है, जो CP भुजा है, ये CF और FP के योग है क्या, योग। अगर दोनों CF और FP को जोड़ देंगे तो CP मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे CP इज इक्वल CF प्लस FP, CF प्लस FP, और CP इज इक्वल CF, CF किसके इक्वल है, FP के, इसलिए CF के स्थान पे FP लिख देंगे, प्लस FP। और आप देख रहे हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो जो बोल रहा हूं उसी से आप लोग काम चलाइएगा, देखें दिख रहा है नहीं आपको फिगर। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो CP जो है FP प्लस FP के इक्वल है। अब यहाँ पे CP इक्वल हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा तो 2FP हो जाएगा, PF पे दीजिए आप, सब एक ही है। अब CP यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे ये R से दिखाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक दूरी फोकस दूरी दिखाते हैं F से। तो हम ऐसा करते हैं, CP के स्थान पे R लिख देते हैं, और 2 अब PF के स्थान पे क्या लिख देंगे, F। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी, क्या होती है, दुगनी। ठीक, तो यही है रिलेशन बिटवीन R एंड F। एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको। एक दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण ज्यादा इजी होता है इसलिए हम अवतल दर्पण बना लिए। इसका वक्रता केंद्र ये है, मुख्य फोकस ये है, ये ध्रुव है। एक किरण हम लिए, इसमें डिराइव करने के लिए एक किरण बहुत काफी है। तो पहली किरण मुख्य समांतर होती है, इस सब कंडीशन में पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर ही थी, ध्यान याद करिए आप लोग। तो यहाँ से किरण गई तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस जब गई तो हम क्या किए, यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिए। अभिलंब कहाँ डाला जाएगा, वक्रता केंद्र से। अभिलंब मतलब ये दर्पण के तल से 90 डिग्री एंगल बनाया, देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री लगभग एंगल बन रहा है। ठीक, तो अगर वक्रता केंद्र डालेंगे तभी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच एंगल बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ से कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, तो यहाँ लिखिए कि फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। फिर क्या जाने हम लोग कि ये जो ये और ये है, यहाँ पे जेड बन रहा है, देखिए ये ऐसे जेड बन रहा है। तो जेड बने तो ये और ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे एंगल आई इज इक्वल एंगल अल्फा। जब एंगल आई आर के भी इक्वल है और अल्फा के इक्वल है, इसका मतलब आर और अल्फा दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए लिख दिया यहाँ आर इज इक्वल अल्फा। अब सुनिए, जब दो एंगल किसी त्रिभुज के इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के दो साइड इक्वल होते हैं। आपको दिख रहा है कि ये जो है साइड ये वाली, ये प्रमेय पहले सिद्ध है, ध्यान रखिएगा। गणित में आप पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक, और अगर दो एंगल किसी त्रिभुज के इक्वल होते हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है। तो इसका मतलब ये आपको बड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ले लीजिए CF इज इक्वल FB, क्या FB, यहाँ लिखा CF इज इक्वल FB। अब हम बताए क्या, एक अजम्पशन माने, मतलब माना गया है कि अगर दर्पण बहुत छोटा हो तो जो FB है ये लगभग FP के इक्वल होगा, PF के इक्वल होगा। इसलिए लिख दिए कि यहाँ पे यदि दर्पण बहुत छोटा हो तो FB नियर अबाउट FP, मतलब FB लगभग FP के इक्वल होगा। और चूंकि आप जान लिखे पहले कि CF भी FB के इक्वल है, तो अगर FB CF FP के इक्वल है तो CF भी FP के इक्वल ही होगा। ठीक, ऐसा सुनिए कि FB के स्थान पे हम CF लिख दिए ये, क्योंकि CF और FB दोनों आपस में इक्वल है। चाहे CF लिखिए चाहे FB, दोनों की बात है, दोनों की लंबाई सेम है, दोनों की दूरी सेम है। चलिए, तो ये लिख दिए। अब हम सुनिए, अब क्या किए कि CP जो है, देख रहे हैं CP को अगर लेंथ निकालना हो तो क्या करेंगे, FFC और FP को जोड़ देंगे। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ से जो है मुंबई तक की दूरी जो है वो है 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर, और फिर मुंबई से
दिल्ली तक की दूरी हम मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर है, मान लेते हैं, वैसे हम मालूम भी नहीं कितनी है। तो अब अगर आपसे कहें कि यहाँ से दिल्ली तक की दूरी क्या है मुंबई होते हुए, कितनी हो जाएगी? 3000। उसी तरह सीपी जो है अगर याद करना हो तो सीएफ और एफपी को जोड़ दीजिए। तो सीपी इज इक्वल एफपी प्लस सीपी इज इक्वल सीएफ प्लस एफपी। अब सीएफ जो है पहले लिखा गया है, सीएफ जो है एफपी के इक्वल है, इसलिए हम सीएफ के स्थान पे एफपी लिख दिए, एफपी। तो सीपी इज इक्वल 112 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। सीपी क्या है? आर, मतलब सीपी वक्रता त्रिज्या है, सी से लेकर पी तक की दूरी को आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसलिए हम सीपी के स्थान में क्या लिख दिए? आर। और पीएफ जो है ये क्या है? फोकस दूरी, इसलिए हम पीएफ के स्थान पे क्या लिख दिए? स्मॉल एफ। इस तरह से आपका डेरिवेशन समाप्त हुआ।